डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे हमने एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बात की। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। बट देखिए, इससे पहले कि मैं आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में बताऊं, आपको एक बेसिक पॉइंट दोबारा से मैं याद करवा देता हूं। हमने ये बोला था कि हमारी बॉडी में कोई भी मसल्स हो, फिर वो चाहे स्केलेटल मसल हो या फिर वो स्मूथ मसल हो, कोई भी मसल उस समय तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती जब तक हमारा ब्रेन ऑर्डर ना दे दे। एंड ब्रेन से आने वाले ऑर्डर को हम इम्पल्स नाम देते हैं। जनरली ये इम्पल्स जो है, ये एक प्रकार का माइन्यूट करंट होता है। अब आप सवाल पूछेंगे, सर हमारी बॉडी में करंट कहाँ से आया, जबकि ना तो हमारी बॉडी में कोई यूएसबी टाइप ए बी सी पोर्ट है, ना ही कहीं बैटरी लगाने का स्लॉट है, और ना ही कभी हम चार्जिंग पे लगते हैं। तो हमारी बॉडी में करंट आया कैसे, उसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि करंट मतलब होता क्या है। हमने यूजुअली बोला है कि सर करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। तो क्या हमारी बॉडी में चार्जेस फ्लो होते हैं? हाँ। और अगर हाँ, तो फिर हमारी बॉडी में चार्जेस आए कहाँ से? देखिए बेटा जी, हमारी बॉडी में चार्जेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस, जैसे सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के आयंस हमारी बॉडी में है। और जब ये आयंस सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर फ्लो होते हैं, तो जनरेट होता है करंट, और इसी करंट को हम एक्चुअल में नाम देते हैं इम्पल्स। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एग्जैक्ट प्रोसीजर जो है कि चार्जेस कैसे फ्लो होते हैं, क्यों होते हैं, इस पे हम आने वाले चैप्टर में बात करेंगे, जब हम न्यूरल कंट्रोल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में। अब एक और बात समझिए, मैं कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब कोई इम्पल्स ना हो और आपके मसल्स के जो सेल्स हैं, या ये बोला जाए कि आपकी मसल्स जो है वो रिलैक्स्ड स्टेट में है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, या समझिए बात को, जब कोई इम्पल्स नहीं है, मसल आपके रिलैक्स्ड हैं, तो हम बोलते हैं कि मसल्स हमारी पोलराइज्ड स्टेट में है। हमारी मसल्स पोलराइज्ड स्टेट में है। बट जैसे ही करंट आता है, यानी कि जैसे ही इम्पल्स आता है, तो हम बोलेंगे कि मसल्स जो है वो डीपोलराइज्ड हो गई। मसल्स डीपोलराइज्ड हो गई। प्रोसेस का नाम डीपोलराइजेशन। फिर से बात समझिए, जब कोई इम्पल्स नहीं है, मसल रिलैक्स्ड है, तो मसल पोलराइज्ड है। सर जैसे ही इम्पल्स आया, जैसे ही करंट आया, मसल्स डीपोलराइज हो गई, सेंसिटाइज हो गई। एंड डीपोलराइजेशन के तुरंत बाद आप देखेंगे कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। तो प्लीज ये बात समझिए कि हमेशा मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले डीपोलराइजेशन होगा, यानी करंट आएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा। ये दोनों वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। हमेशा पहले होगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एंड उसी के बाद में आप देखेंगे फिजिकल एक्टिविटी होगा या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगा। जैसे कि जब इम्पल्स आया तो डीपोलराइजेशन हुआ, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुआ, और उसके तुरंत बाद आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी। पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उसके तुरंत बाद फिजिकल एक्टिविटी। ये वर्ड्स आपको समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही हम इस टॉपिक के बाद में, एक तो हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, उसके लिए आपको ये जानना है। दूसरा हम ईसीजी पढ़ेंगे। तो जब हम ईसीजी पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। चलिए, अब ईसीजी की बात निकली ही है तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा जी, जब तक करंट नहीं होगा, इम्पल्स नहीं होगा, तब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। हार्ट की मसल्स पे भी यही बात लागू होती है कि हार्ट की मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इम्पल्स चाहिए। बस फर्क इतना है कि जहां आपकी बाकी मसल्स, चाहे स्केलेटल हो चाहे स्मूथ हो, इम्पल्स के लिए डिपेंडेंट होती है ब्रेन पे, आपका हार्ट जो है वो अपना इम्पल्स खुद जनरेट करता है। और इसीलिए हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी बार बार ये वर्ड यूज किया कि हार्ट मायोजेनिक होता है, यानी ये अपना इम्पल्स खुद जनरेट करता है। वट जैसे ही इम्पल्स जनरेट होगा, करंट पास होगा, करंट पास होगा यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एंड तुरंत जैसे ही करंट पास होगा, उसके इमीडिएटली बाद में मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। मैं फिर से बोल दूं, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन। सर उसके बाद क्या होगा? फिर दोबारा से चार्जेस अपनी अपनी जगह वापस जाएंगे, यानी कि सेल वापस से, मसल्स वापस से आ जाएगी पोलराइज्ड स्टेट में। तो मसल का डीपोलराइज्ड स्टेट से
पोलराइज्ड स्टेट में वापस आना इज द प्रोसेस कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन, इज द प्रोसेस कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन। प्लीज मैं इन चीजों को सीक्वेंस में डाल देता हूं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। देखिए, मसल्स मसल्स पोलराइज्ड थी, मसल्स हमारी पोलराइज्ड थी, इम्पल्स आया एंड मसल डीपोलराइज्ड हो गई। उसके तुरंत बाद में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब सर क्या हो गया? तो मैंने बोला कि मसल डीपोलराइज्ड थी बेटे। ठीक, इम्पल्स गया, इम्पल्स गया, इम्पल्स चला गया। ठीक है, मसल वापस से पोलराइज्ड स्टेट में आ गई। जैसे ही पोलराइज्ड स्टेट में आ गई तो मैं वर्ड यूज करूंगा रीपोलराइज्ड हो गई, दोबारा से पोलराइज्ड हो गई। एंड जैसे ही दोबारा से पोलराइज्ड हो गई, मसल फिर से रिलैक्स हो गई। तो याद रखिएगा, पहले डीपोलराइजेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, देन रीपोलराइजेशन, फिर रिलैक्सेशन। पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, फिर फिजिकल एक्टिविटी, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, फिर फिजिकल एक्टिविटी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे मैंने बोला कि हार्ट अपना इम्पल्स खुद जनरेट कर लेता है और यही हार्ट की बहुत स्पेशल बात है। बट सर ये होता कैसे है? तो हमने बोला कि ये काम करता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ये काम करके देता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के चार पार्ट्स होते हैं बेटा। हमने ओवरऑल कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला हमने नाम दिया एस ए नोड, पूरा नाम साइनो एट्रियल नोड। दूसरा होता है ए वी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एंड तीसरा होता है ए वी बंडल, या फिर बंडल ऑफ हिज भी इसको बोलते हैं। एंड चौथा है परकिंजे, परकिंजे, परकिंजे फाइबर्स। ये चार पार्ट के अंदर में हमने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को डिवाइड कर दिया। ठीक, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। वन बाय वन हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एस ए नोड के बारे में। ठीक, मैंने आपको पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन बता दिया। अब हम बात करते हैं एस ए नोड के बारे में। ये एक ओवल बंडल है, एक छोटा सा टिश्यू का बंडल होता है 3 mm के आसपास साइज का, और ये सुपेरियर वेना केवा के ओपनिंग के आसपास में होता है। ठीक, जैसे यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये सुपेरियर वेना केवा का ओपनिंग है। एंड यहाँ एक छोटा सा बंडल होता है, छोटा सा बंडल ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, जो एक प्रकार से जनरेटर जैसे काम करता है, जो इम्पल्स जनरेट करेगा, करंट जनरेट करेगा। तो नाम है एस ए नोड। फिर इसी राइट एट्रिया में आप देखेंगे कि जहाँ एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का जो पार्टीशन है, यहाँ एक और छोटा सा बंडल है, इसको नाम देते हैं एवी नोड। एवी नोड से फिर ये जो आप देख रहे हैं कि जो केबल जैसे निकल रहा है, एंड देन फिर इस केबल की दो ब्रांचेस हो जाती है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। इसको नाम देते हैं बंडल, बंडल ऑफ हिज, या फिर बंडल ऑफ हिज, या फिर एवी बंडल, बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। एंड देन फिर आप देखिए इस बंडल की और छोटी छोटी ब्रांचेस आप देखेंगे, ये पूरे मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स के ऊपर में फैल जाती है, बेस से लेके यहाँ तक के। दिस इज कॉल्ड एज, ये जो अपर पार्ट यहाँ आप देख रहे हैं, इसको बेस ऑफ वेंट्रिकल बोलते हैं, मतलब वेंट्रिकल का एंड यहाँ पे रहेगा। तो एक और चीज याद रखिएगा, करंट जब आएगा, इम्पल्स जब आएगा, तो अंदर से बाहर की तरफ में आएगा, ठीक, या नीचे से ऊपर की तरफ में जाएगा। सो दैट जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा बेटे, तो अपेक्स का नीचे का भाग पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड ऊपर वाला भाग बाद में कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर ऐसा क्यों? ताकि नीचे वाला पार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो ब्लड धीरे 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 करके ऊपर की तरफ में बढ़ता जाए। चलिए, ये बात अगर अंडरस्टूड है तो फिर हम आगे के कुछ बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एस ए नोड एक ओवल बंडल है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स का। ये अपना इम्पल्स खुद जनरेट कर सकता है, 3 mm के आसपास में होता है, सुपेरियर वेना केवा के आसपास में। खास बात यह है कि ये अपना इम्पल्स जनरेट करता है, यही इम्पल्स जनरेट करेगा तो भाई साहब हार्ट काम करेगा। इसका मतलब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने वाला
यही एवी नोड होता है। तो सर अगर किसी का एवी बंडल काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसका हार्ट भी काम करना बंद कर देगा, बंदा स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक। इसकी डिस्कवरी आर्थर कीथ और मार्टिन फ्लेक ने किया था। खैर बस दो नाम आप याद रखिएगा, कभी तो भी काम में आ जाए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि बेटा जितनी बार ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करेगा उतनी बार आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सर 1 मिनट में अगर ये जो एस ए नोड है अगर ये 70 टाइम्स इम्पल्स जनरेट करता है तो हार्ट 70 टाइम्स बीट होगा। हाँ जी बिल्कुल। अगर ये 75 टाइम्स बीट करता है तो हार्ट जो है वो 75 टाइम्स बीट करेगा। हाँ जी बिल्कुल, है ना। तो ये 1 मिनट में कितनी बार बीट करेगा, ये रिदम, ये स्पीड जो है वो एस ए नोड सेट करता है, एंड इसीलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि आजकल अब ये पॉसिबल है कि अगर किसी का एस ए नोड काम करना बंद कर दे तो हम आर्टिफिशियल पेस मेकर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल पेस मेकर्स को यूज़ कर सकते हैं, इस पर हम आगे और बात करेंगे। ठीक, तो क्योंकि ये रिदम को सेट करता है इसीलिए इसको पेस, ये रिदम डिसाइड करता है एक्चुअली, इसीलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है एवी नोड। तो जैसे ही ऐसे नोड से इम्पल्स निकलेगा वो पूरे 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 एट्रियास के ऊपर में स्प्रेड अप हो जाएगा, एंड देन एक और टिश्यू है जो कोरोनरी साइनस के आसपास में है, जिसको डिस्कवर किया था लुडविग एशॉफ और सोनाव तवारा ने। इसीलिए इसको जो जो नोड है, नोड ऑफ एशॉफ एंड तवारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक। अब पूरे एट्रिया में फैलने के बाद में इम्पल्स वापस आके कलेक्ट हो जाएगा एवी नोड के पास में। ऐसे नोड से निकलेगा, एवी नोड के पास में आकर जमा हो जाएगा। ठीक। सो इट रिसीव्स इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड। देन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्लीज याद रखिए, जैसे ही ऐसे नोड से इम्पल्स एवी नोड के पास आया, एवी नोड तुरंत उसको आगे नहीं भेजता। एवी नोड उस इम्पल्स को होल्ड करता है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा क्यों? मैं आपको वापस डायग्रामेटिकली वो बात समझा देता हूँ। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। ठीक है, चलिए ध्यान से मेरी बात को समझिए। जैसे ही ऐसे नोड से इम्पल्स निकला, इम्पल्स दोनों एट्रियास के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इम्पल्स दोनों एट्रियास के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। एंड देन आपको मालूम है कि जहां जहां करंट जाएगा वहां होने लगेगा डीपोलराइजेशन, एंड डीपोलराइजेशन के कारण वेंट्रिकल सॉरी एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट होगी, एंड ब्लड फ्रॉम द एट्रियास जाएगा टू द वेंट्रिकल्स। अब सारे एट्रियास को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में इम्पल्स वापस आके जमा हो गया एवी नोड के पास। अब एवी नोड जो है वो उसको तुरंत आगे नहीं बढ़ाता, वो उसको होल्ड कर लेता है। बट सर क्यों? ताकि ये इंश्योर हो जाए कि सारा का सारा ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जा चुका है। तो एवी बंडल जो है वो इम्पल्स को होल्ड करता है फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जस्ट टू इंश्योर दैट कंप्लीट ब्लड फ्रॉम एट्रियाज हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द वेंट्रिकल्स। ठीक। अब अगर मेरा सवाल ये है कि एवी नोड जो है वो इम्पल्स को थोड़ा ज्यादा समय के लिए होल्ड करे या थोड़ा कम समय के लिए होल्ड करे, तो जो पेस आपके ऐसे नोड ने सेट किया है ये उसको एडजस्ट कर सकता है, एंड इसीलिए एवी नोड को पेस सेटर बोला जाता है। याद रखिएगा, ऐसे नोड पेस मेकर है, जबकि एवी नोड जो है वो पेस सेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो इम्पल्स है ये आपके एवी नोड से निकल के इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि जो वॉल है दो वेंट्रिकल्स के बीच का, सॉरी ये जो दो वेंट्रिकल्स के बीच का वॉल है, इस वॉल से अब वो करंट जो है वो नीचे आने की कोशिश, नीचे आएगा केबल्स के थ्रू, और यहाँ पे उसकी दो ब्रांचेस निकल जाएगी, तो इसको एवी बंडल बोला जाता है या बंडल ऑफ हिस बोला जाता है। दो ब्रांच रहेगी, एक जाएगी राइट वेंट्रिकल की तरफ में और एक जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ में। फिर यहाँ से कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस जो हर कोने के अंदर में जाती है हार्ट के, ऑब्वियसली वेंट्रिकल्स के, और इनको नाम दिया जाता है परकिंजे फाइबर्स। तो इस तरह ब्लड जनरेट सॉरी इम्पल्स जनरेट करता है ऐसे नोड, फिर वो जाता है एट्रियास पे, एट्रियास पे जाने के बाद में फिर वो आता है एवी नोड के पास में, सॉरी एवी एवी सॉरी एस ए नोड, लेट मी चेंज इट, एस ए नोड जो है वो इम्पल्स जनरेट करेगा, वो फैल जाएगा ऑल ओवर द एट्रियाज में, फिर इम्पल्स वापस आएगा ए वी नोड के पास में, ए वी नोड उसको होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद में रिलीज करेगा तो वो जाएगा ए वी बंडल के पास, ए वी बंडल से होते हुए फिर वो जाएगा परकिंजे फाइबर्स के पास। जैसे ही परकिंजे फाइबर्स में गया, इसका मतलब अब करंट जो है वो ऑल ओवर द वेंट्रिकल्स जो है वो इवनली स्प्रेड हो चुका है, और अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे।
ठीक, तो ये रहेगा पूरा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। चलिए अब हम कार्डियक साइकिल की बात कर लेते हैं। सर, कार्डियक साइकिल क्या है? ठीक, साइक्लिक इवेंट्स जो आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कीजिए वो एट द एंड खत्म वहीं पे होंगे या वहीं से रीस्टार्ट होंगे, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल क्या है? हम बड़ी सिंपल से वर्ड्स में उसको बोल देते हैं, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। ठीक है, हार्ट का एक रिदम में, एक स्पीड के साथ में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना, ये इवेंट्स का बैक टू बैक होना, एक सीक्वेंस में होना, एक ऑर्डरली मैनर में होना, इसी को बोला जाता है कार्डियक साइकिल। ओवरऑल कार्डियक साइकिल को हम दो भाग में, एक्चुअली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, बट यहाँ एक टर्मिनोलॉजी समझिए। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ वर्ड यूज होता है सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिस्टोल, इसी तरह रिलैक्सेशन के लिए डायस्टोल। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वर्ड यूज होगा एट्रियल सिस्टोल। अगर मैं बोल रहा हूँ एट्रिया रिलैक्स हुआ है तो मैं बोलूंगा एट्रियल डायस्टोल। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल एक सिस्टोल एट्रिया का एंड एक सिस्टोल वेंट्रिकल का, एक डायस्टोल एट्रिया का, एक डायस्टोल वेंट्रिकल का, यानी कंप्लीट सिस्टोल एट्रिया वेंट्रिकल का, कंप्लीट डायस्टोल एट्रिया वेंट्रिकल का, ये दोनों मिलके एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करते हैं। एंड एक कार्डियक साइकिल को हम एक हार्ट बीट भी बोलते हैं। ठीक, वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल अगर आप उसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे तो 0.8 सेकेंड्स के आसपास में होता है। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स का होता है। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। और ये जो पूरे इवेंट्स हैं ये इसी 0.8 सेकेंड्स के अंदर में डिवाइड होते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर एक साइकिल 0.8 सेकेंड का है तो पर मिनट कितनी साइकिल्स होगी, है ना? तो जब हम 0.8 को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक, सॉरी, जब हम 60 को डिवाइड कर लेते हैं 0.8 के साथ में, तो एक रेंज आपको आती है, वो है 72। तो 72 से 75 बीट्स पर मिनट, यानी कि अगर आपका कार्डियक साइकिल एग्जैक्टली 0.8 सेकेंड का हुआ तो अराउंड 72 से लेके 75 बीट्स जो है वो आपको पर मिनट आपका हार्ट बीट होगा। एंड देयरफॉर इसी को बोला जाता है हार्ट रेट, नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल्स पर मिनट या नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। याद रखिएगा, एक कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू एक हार्ट बीट विच शुड बी अराउंड 0.8 सेकेंड्स। अब हमने पूरे ये इवेंट को, पूरी कार्डियक साइकिल को तीन इवेंट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला इवेंट होता है विच इज एट्रियल सिस्टोल। सर ये कैसे स्टार्ट होता है? तो जैसे मैंने बोला कि एस ए नोड इम्पल्स जनरेट करेगा, ये इम्पल्स पूरे एट्रियाज में फैलेगा, जहां जहां एट्रिया जाएगा वहां डीपोलराइजेशन यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जिस पे हमने शुरुआत में ही बात की थी, भूलिएगा मत, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फिर फिजिकल एक्टिविटी। ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, इम्पल्स एट्रियाज में फैला, पूरे एट्रियाज में डीपोलराइजेशन हुआ, एंड डीपोलराइजेशन के बाद एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए। जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ, ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में चला गया एंड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व खुले रहे। तभी तो राइट एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो गया राइट वेंट्रिकल को, मीनवाइल एट द सेम टाइम लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल को थ्रू ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। एंड इस समय बाकी सारे वॉल्व जो है वो क्लोज्ड है, सारे वॉल्व्स क्लोज्ड हैं, सिर्फ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड ओपन है। अब जैसे ही ये हो गया, ये पूरा प्रोसेस हुआ मूवमेंट ऑफ ब्लड का फ्रॉम फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ठीक, इसी को हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये 0.1 सेकेंड्स तक के चलता है। तो पूरी 0.8 सेकेंड की साइकिल में से 0.1 सेकेंड जो इवेंट चलता है उसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। यहाँ एक और बात थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्चुअल में, ठीक, के, और ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, इसको भी याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव के लिए। एक बात याद रखिएगा कि जब ब्लड का रिफिलिंग होता है, जब ब्लड एट्रिया में भरना स्टार्ट होता है, तो एक्चुअल में ब्लड के वजन के कारण, ठीक है, जस्ट मैं वापस से ये इस इमेज को एज अ रेफरेंस यूज कर लेता हूँ, ठीक है, रिफिलिंग ऑफ ब्लड होता है, ब्लड भरना स्टार्ट होता है, तो जैसा ही एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लड दोनों एट्रियाज में भर जाता है, ऑटोमेटिकली ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब ये जो इवेंट है ऐसे नोड का क्लोज होना, या ये जिसको हम एट्रियल सिस्टोल जिसको हम बोलेंगे, एक्चुअल में एट्रियल सिस्टोल जो है ना, इट इज जस्ट लाइक द लास्ट नेल इन द कॉफिन।
मतलब ये है कि ये इवेंट सिर्फ इसलिए होता है ताकि कंफर्म हो जाए कि कुछ भी ब्लड बाकी ना रहा हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ खाली करने के बाद में वो कंटेनर को झटकते हैं ना, ताकि कुछ भी उसके अंदर में बचा ना हो। ये एट्रियल सिस्टोल बिल्कुल वैसे ही है। बट क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जब तक सिस्टोल नहीं होगा तब तक ब्लड आएगा नहीं, बट ये वहाँ पे वैसा नहीं होता। एक्चुअल कंडीशन में ऐसा नहीं होता। ऑलरेडी जब ब्लड जो है वो आपके एट्रियाज में भर चुका होता है, तो वेट के कारण बोल लीजिए आप, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं एंड ब्लड मूव होना स्टार्ट हो जाता है। बस टू मेक श्योर कि कुछ भी ब्लड बचा ना हो, आखिरी का 20-30%, उसके लिए फिर वो एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये चलता है 0.1 सेकेंड। अब आपका जो ब्लड है वो एट्रिया से निकल के वेंट्रिकल्स में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड इवेंट स्टार्ट होता है जिसको बोला जाता है वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। प्लीज अब बात समझिए। अब आपका जो ब्लड है वो एट्रिया से निकल के वेंट्रिकल्स में आ चुका है, ठीक। ये आपका ब्लड जो है ये एट्रिया से निकल के वेंट्रिकल्स में आ चुका है। तो अब एट्रिया जो है ना, ये ऑटोमेटिकली रिफिलिंग स्टार्ट कर देगा। मतलब कि द मोमेंट वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट्स, उसी समय एट्रियल डायस्टोल चालू हो जाएगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं ना, उसी सॉरी, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं, उसी समय आपका एट्रिया तुरंत रिलैक्सिंग मोड में चला जाता है। एंड रिलैक्सिंग मोड का मतलब ही है वो रिफिलिंग स्टार्ट कर चुका है, यानी ब्लड दोबारा उसमें भरना स्टार्ट हो चुका है, ठीक। तो प्लीज ये बात याद रखिए। अब जैसे मैंने बोला कि ये जो प्रोसेस है एट्रियल सिस्टोल का, पूरी कार्डियक साइकिल तो 0.8 सेकेंड की है, जिसमें से 0.1 सेकेंड आपका एट्रियल सिस्टोल चला, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए। अब बचा हुआ 0.7 सेकेंड ऑफ द साइकिल है, ये पूरा टाइम ना रिलैक्स करेंगे, चिल मारेंगे, ठीक है। एंड चिल मारेंगे मतलब कि रिफिल मारेंगे, ठीक है। मतलब कि इनके अंदर में ब्लड दोबारा से भरने लगेगा। खैर, मैं आगे वाली बात कर लेता हूँ। अब आपका जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ चुका है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब होगा ये कि जो आपका इम्पल्स था वो एवी नोड से एवी बंडल में आएगा, एवी बंडल से वो जाएगा परकिंजे फाइबर के पास में, एंड जहां जहां से इम्पल्स जाएगा वहां होगा डीपोलराइजेशन। और जो मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे हम वापस आके मैं आई विल स्टिल यूज दिस इमेज एज अ रेफरेंस, ठीक। तो पहले करंट जो है वो अंदर की तरफ से आएगा एंड नीचे से बाहर की तरफ में जाएगा। तो जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे वाला पार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड धीरे 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 करके ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। एंड अभी भी आपका जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है एंड बाइकस्पिड वॉल्व है, ये दोनों ओपन है। अब जैसे ही ब्लड धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, तो अब ये खतरा हो गया कि कहीं ब्लड वापस न चला जाए। तो अचानक से एक साउंड के साथ में ये दोनों वॉल्व क्लोज होते हैं, ट्राइकस्पिड भी एंड बाइकस्पिड भी। एंड यहाँ आता है फर्स्ट साउंड ऑफ योर हार्ट बीट, फर्स्ट साउंड ऑफ योर कार्डियक साइकिल, जिसको S1 साउंड भी बोला जाता है या फिर लब बोला जाता है, ठीक। हिंदी गानों के अंदर में धक धक वाला वर्ड यूज होता है, धक धक जैसी कोई चीज नहीं होती, ये लब डब होता है। फर्स्ट साउंड को S1 या फिर लब साउंड बोलते हैं, ठीक। एंड याद रखिएगा, पहला साउंड ऑफ कार्डियक साइकिल सेकेंड इवेंट में आता है, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय आता है। सर, अब क्या होगा? तो अब जैसे मैंने बोला कि धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने के कारण वॉल्व क्लोज हो गया। अब वॉल्व क्लोज हो गया तो ब्लड को कहीं भी एट्रिया में जाने की जगह तो बची नहीं। अब आपका वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड ब्लड जो है आपके वेंट्रिकल से निकल के एट्रियाज में तो जा नहीं सकता है। अब वो सीधे जाएगा आपके एओर्टा से, राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो पल्मोनरी एओर्टा में जाएगा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा वो सिस्टेमिक एओर्टा में जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये 0.3 सेकेंड चलेगा। और इस समय में आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज्ड है, बाकी सारे वॉल्व्स ओपन है, ठीक। एक मिनट, हाँ, इस समय में आपके बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज्ड है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय, जबकि सेमी लूनर वॉल्व ओपन है, यूस्टेकियन वॉल्व ओपन है,
थिबेशियन वॉल्व, ये सारे वॉल्व, ये सारे वॉल्व, ये सारे वॉल्व ओपनड है। ठीक, एंड ये प्रोसेस 0.3 सेकेंड्स के लिए चल रहा है। तो अब ओवरऑल काउंटिंग कर लेते हैं। 0.8 सेकेंड का साइकिल था, जिसमें से एट्रियल सिस्टोल चला है 0.1 सेकेंड एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल चला है 0.3 सेकेंड, यानी ओवरऑल 0.4 सेकेंड हो गए। अब भी 0.4 सेकेंड बाकी है। अब होता क्या है, नेक्स्ट जो फेज है, प्लीज यहाँ पे मैं एक और बार बता दूं कि जैसे ही बेटा ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा था, एट्रियल रिलैक्सेशन तो तभी से स्टार्ट हो चुका था, है ना। यानी कि आपके एट्रिया ऑलरेडी डायस्टोल में है, रिलैक्सेशन में है, चिल मार रहे हैं। अब आपके वेंट्रिकल ने अभी अभी ब्लड फेंका है, तो अब वेंट्रिकल भी चिल मारेंगे। यानी जो थर्ड फेज है, ये वो फेज है जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों साथ में मिल के चिल करते हैं, यानी कि जॉइंट कार्डियक डायस्टोल, मिला जुला कार्डियक डायस्टोल। एट्रिया भी चिल, वेंट्रिकल भी चिल, दोनों का डायस्टोल, इसको कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल भी बोलते हैं। ठीक, अब सर ये कैसे होगा, इसमें थोड़ा सा फोकस कीजिए। अब जैसे ही आपके वेंट्रिकल्स कंप्रेस हुए, ब्लड वेंट्रिकल से निकल गया और धीरे 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 अब वेंट्रिकल ओपन होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक, मान लीजिए ये आपके वेंट्रिकल्स हैं, ये बीच में पार्टीशन है ना। तो वेंट्रिकल दोनों तरफ से क्लोज हुआ था, क्लोज होने के बाद में ये श्रिंक हो गया था मान लीजिए, एंड ब्लड यहाँ से बाहर की तरफ चला गया। अब ये वेंट्रिकल धीरे 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 वापस से रिलैक्स होना स्टार्ट होगा, वापस से डायलेट होना स्टार्ट होगा। वेंट्रिकल जब डायलेट होगा तो इसके अंदर में क्रिएट होगा नेगेटिव प्रेशर, यानी कि सक्शन या फिर के वैक्यूम। अब क्योंकि आपके ऊपर के वॉल्व्स क्लोज्ड हैं, ठीक, तो ये सक्शन का इफेक्ट एट्रियास पर नहीं पड़ेगा, बट यहाँ से जो वॉल्व निकला था, यानी कि सिस्टेमिक एओर्टा एंड पल्मोनरी एओर्टा, ये सक्शन डायरेक्टली इफेक्ट क्रिएट करेगा एओर्टास पे, और एओर्टास में जो ब्लड जा चुका था वो वापस आने की कोशिश करेगा। और ऐसा ना हो, इस वजह से तुरंत यहाँ पे जो वॉल्व है, जिनको आप सेमी लूनार आधा चांद वॉल्व बोलते हैं, वो अचानक से क्लोज हो जाएंगे एंड यहाँ सेकेंड हार्ट साउंड आएगा, जिसको बोला जाता है डब या फिर S2। तो इस तरह सेकेंड साउंड ऑफ योर हार्ट बीट जो है वो आता है इस फेज के अंदर, यानी कि कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में। तो प्लीज याद रखिए, फर्स्ट साउंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आया, सेकेंड साउंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, सॉरी, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में आया, यानी कि एट्रियल सिस्टोल में कोई साउंड ऑफ हार्ट बीट नहीं आता। ठीक, अब यहाँ याद रखिए, कुछ लोगों के अंदर में ये जो सेमी लूनार वॉल्व्स हैं ये लीक करने लगते हैं, तो ब्लड लीक होने का एक साउंड सा क्रिएट होता है, जिसको S3 साउंड बोलते हैं या मरमर साउंड बोलते हैं। ठीक है, और मतलब ये साउंड के बाद में जो है वो हो सकता है कि लीकेज की वजह से और इसी कारण की वजह से ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती है। सो इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस चलता है ये होता है 0.4 सेकेंड का। तो ओवरऑल कार्डियक साइकिल आपने देखा कि 0.8 सेकेंड तक चल रहा है, जिसमें से एट्रियल सिस्टोल 0.1, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल जो है वो 0.4 सेकेंड चलेगा। अब ये सब मिलाकर है, अगर आप इंडिविजुअली बात करेंगे तो देखिए 0.8 सेकेंड मिला था एट्रिया को, तो 0.8 सेकेंड मिला था वेंट्रिकल्स को भी, है ना। मीनवाइल अगर आप सिर्फ एट्रिया का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एट्रिया जो है इसने कॉन्ट्रैक्शन किया है 0.1 सेकेंड, ठीक है, एंड रिलैक्सेशन किया है 0.7 सेकेंड। कॉन्ट्रैक्शन 0.1 एंड रिलैक्सेशन 0.7 सेकेंड्स। तो आउट ऑफ 0.8 सेकेंड एट्रिया का टाइम ऐसे जाता है, जबकि वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, बचा हुआ 0.5 सेकेंड जो है वो रिलैक्स करता है। ठीक, साउंड के बारे में बात कर लेंगे तो जो पहला हार्ट साउंड होता है लब, ये आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। दूसरा जो साउंड आता है वो आता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल या जॉइंट कार्डियक डायस्टोल में। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के बंद होने से आता है, ये सेमीलूनर के बंद होने से आता है। ये लो पिच होता है, ठीक है, यानी ये ज्यादा लाउड नहीं होता बट ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा लाउड होता है बट इसका ड्यूरेशन कम होता है। ठीक, सो दिस इज अबाउट द कार्डियक साइकिल। इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, एंड इसके साथ साथ हम ब्लड प्रेशर एंड लिम्फेटिक सिस्टम को के बारे में बात करेंगे एंड ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे।